हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवे क्लासेस एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। माय नेम इज महेंद्र सिंह तोमर। बीटेक फर्स्ट ईयर में मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू एआई एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट को बीटेक फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, आइदर इन सेमेस्टर 1 और इन सेमेस्टर 2। ये आपके कॉलेज पर डिपेंड करेगा या आपकी ब्रांच पे, आपके स्ट्रीम पर डिपेंड करेगा कि आप इसको सेमेस्टर 1 के अंदर पढ़ रहे हैं कि सेमेस्टर 2 के अंदर पढ़ रहे हैं। लेकिन आपकी कोई भी स्ट्रीम हो, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, बायोटेक, केमिकल, सभी स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट पढ़ना है बेटा। अब जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है 2026-27 बीटेक फर्स्ट ईयर के अंदर जो नया सिलेबस आया है ना, इसमें कुछ सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं कि उनका सिलेबस ब्रांच वाइज, स्ट्रीम वाइज वेरी कर रहा है। अलग अलग स्ट्रीम का अलग अलग सिलेबस है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जिनका सिलेबस कॉमन टू ऑल ब्रांच है। कोई भी ब्रांच है आपकी, सभी स्ट्रीम का, सभी ब्रांच का सिलेबस सेम है। उनमें से एक सब्जेक्ट ये भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इसका सिलेबस सभी स्ट्रीम के लिए सेम है। बीटेक फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, सबका क्वेश्चन पेपर भी सेम आएगा। अब इस सब्जेक्ट के जो पांचों यूनिट है उसका सिलेबस क्या है, पांचों यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, मैं प्रीवियस वीडियो में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। इसके अंदर क्या क्या कंटेंट हम प्रोवाइड कराएंगे, कैसे हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, पूरा का पूरा मैं यहां पर उसका जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैं आपको बता चुका हूं बेटा। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहां पर जो कुछ भी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, सभी सब्जेक्ट्स का जो कंटेंट होगा वो एज पर न्यू सिलेबस ऑफ एकेटीयू 2026-27 के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ दिस सब्जेक्ट। यूनिट नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रीवियस वीडियो में अगर आपने देखा है तो मैंने बताया था आपको जो इस सब्जेक्ट की 4 यूनिट है, 1 2 3 4, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5, वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की है। तो देख सकते हैं ये है आपका सिलेबस, जो नया सिलेबस आया है यूनिट नंबर 1 का। तो यहां पर 6 टॉपिक्स, यहां पर 6 पॉइंट्स में ये आपका सिलेबस डिवाइड है। तो जितने भी पॉइंट्स में सिलेबस डिवाइड है उतने ही लेक्चर में आपको इस यूनिट के प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे वो छोटे लेक्चर बने कि बड़े बने। एक आध लेक्चर बड़ा बनेगा, अदरवाइज छोटे छोटे लेक्चर बनेंगे। तो यहां पर आप देखिएगा ये जो आपका ये वाला जो पॉइंट है, इसमें जो सिलेबस लिखा हुआ है ये मैं लेक्चर 1 में कवर करूंगा। इसी तरह से यहाँ पर जो ये पॉइंट नंबर 2 है ये लेक्चर 2 में कवर हो जाएगा, ये लेक्चर 3 में, ये लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6। तो 6 लेक्चर्स में हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो रही होगी। तो लेक्चर नंबर 1 में कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं बेटा? आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी हम ब्रीफ हिस्ट्री देखने वाले हैं, फ्रॉम एलन ट्यूरिंग टू चैट जीपीटी, कि एलन ट्यूरिंग से लेकर के अब तक चैट जीपीटी तक जो इसकी हिस्ट्री रही है, किस तरह से जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है किस तरह से इवॉल्व हुआ है, इसको हम देखेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एआई, इसमें नैरो एआई, जनरल एआई, सुपर एआई, इनके कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे। ठीक है ना, तो ये टॉपिक्स आज के इस लेक्चर में बेटा हमारे कवर हो जाएंगे। देखिए यहां पर जो लेक्चर नंबर 1 के अंदर टॉपिक्स हम कवर करेंगे, यहां से ये क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नया सब्जेक्ट है एकेटीयू के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कई सालों से ये ऑलरेडी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो लास्ट ईयर मैंने ये कंप्यूटर साइंस के अंदर जो सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वहां पर मैंने सब्जेक्ट पढ़ाया था, तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। क्योंकि ये जो टॉपिक है कॉमन टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, ये तो सभी के सिलेबस में रहते हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं है तो ये क्वेश्चन बनेंगे, और जैसे ही हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होगा ये क्वेश्चंस आपके रेडी हो जाएंगे, और लास्ट में मिलेगा आपको एक असाइनमेंट। ठीक है ना, असाइनमेंट कह लीजिए या फिर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हर एक लेक्चर में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगा जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेंगे आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक है, और जिस दिन हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, एट द एंड ऑफ एवरी यूनिट मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा। ठीक है, चलिए बेटा तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। देखो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, है ना। जैसे गूगल मैप है, आपको बेस्ट रूट रिकमेंड करता है कि मान लीजिए एक सिटी से दूसरी सिटी में आपको जाना है, मल्टीपल रूट्स है वहां पे, तो बेस्ट रूट आपको सेलेक्ट करता है कि इस कौन से रूट की कितनी डिस्टेंस है, किस रूट पे ट्रैफिक ज्यादा है,
तो बेस्ट रूट रिकमेंड करता है आपको गूगल मैप। तो ये क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। नेटफ्लिक्स आपको मूवीज रिकमेंड करता है कि आपकी जो वॉच हिस्ट्री है उसके हिसाब से किस वीडियो को, कौन सी मूवी को आप लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, जिस कैटेगरी की आप मूवी पसंद करते हैं उस कैटेगरी की मूवीज आपको ये रिकमेंड करता है। फेस रिकॉग्निशन आप यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, चैट जीपीटी आप यूज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है डेली लाइफ में हम इसको यूज करते आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बेटा, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन तो है नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई फिक्स डेफिनेशन है, ठीक है। तो करते क्या है, देखो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच है, या हम कहें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऐसी मशीन क्रिएट करते हैं, ऐसे सिस्टम हम क्रिएट करते हैं जो क्या कर सके, ह्यूमन के जैसे ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन की तरह वो थिंक कर सके, ह्यूमन की तरह सोच सके, ह्यूमन की तरह लर्न कर सके, ह्यूमन की तरह सीख सके, ह्यूमन की तरह वो एक्ट कर सके, ह्यूमन की तरह वो डिसीजन ले सके, उसको कहते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कैन आई रिपीट अगेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ऐसी मशीन्स बनाते हैं, ऐसे सिस्टम्स डेवलप करते हैं जो ह्यूमन की तरह सोच सके, ह्यूमन की तरह सीख सके, ह्यूमन की तरह एक्ट कर सके, ह्यूमन की तरह डिसीजन ले सके, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका एम क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ एआई। तो ये क्या करती है, इट एम्स टू इनेबल द कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क दैट रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, है ना। ये ऐसे टास्क को परफॉर्म करे, हम क्या करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कंप्यूटर को, मशीन्स को इनेबल करते हैं ताकि वो जो वेरियस टास्क हैं वो परफॉर्म कर सके। कौन से टास्क, जिनके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है। इंसान की जो बुद्धि होती है ना भाई, कोई भी आदमी है जो भी काम करता है अपनी बुद्धि के हिसाब से करता है, इंटेलिजेंस के हिसाब से करता है, जिसको हम नेचुरल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो जिन टास्क को परफॉर्म करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे काम हम कंप्यूटर से, मशीन से कराना चाहते हैं। जैसे रीजनिंग हो गया, प्रॉब्लम को सॉल्व, भाई इंसान क्या करता है, ह्यूमन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो हम कंप्यूटर से सॉल्व कराना चाहते हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर को इनेबल करना चाहते हैं। जैसे इंसान क्या करता है, सीखता है, लर्न करता है, तो मशीन सीखे, मशीन लर्न करें, अंडरस्टैंड करें लैंग्वेज को, ठीक है ना। जैसे कोई भी ह्यूमन बीइंग है ना, जो ह्यूमंस होते हैं वो अलग अलग लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, कोई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो उसको अंडरस्टैंड करना, तो कंप्यूटर भी जो लैंग्वेज है उनको लर्न करें, है ना। परसेप्शन, परसेप्शन क्या होता है अभी हम समझेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि मशीन्स को इतना सिखाओ, मशीन को डेटा दो, मशीन को इनपुट दो, ताकि उसके अंदर एक इंटेलिजेंस क्रिएट हो जाए। आर्टिफिशियल का मतलब ये है ना क्रिएट करना, इंसानों के द्वारा क्रिएट करा जा रहा है ना, तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट करना है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस विच इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन। तो मशीन को इतना ट्रेन करो, सिस्टम को इतना डेवलप करो कि वो इंसानों की तरह काम करना सीख जाए, ठीक है ना। नाउ देखिए अब ये किस तरह से काम करता है, थोड़ा सा समझते हैं एग्जांपल से। अब हम कंप्यूटर को यानी मशीन को क्या दे रहे हैं, हम डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं। वो क्या, जैसे हमने कोई डेटा प्रोवाइड कराया मशीन को, तो वो उस डेटा से क्या मिलता है, उसको एक पैटर्न मिलता है, वो सीखता है वहां पे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कि वन का मतलब वन है, हमने इनपुट दिया वन, हमने बताया कि इनपुट वन है, हम किसी मशीन को क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं और साथ ही साथ आउटपुट भी दे रहे हैं। हमने कहा यार वन का जो मतलब है वन है, टू का अगर टू इनपुट है तो उसका टू इनपुट है तो उसका आउटपुट 4 है, 3 इनपुट है तो उसका आउटपुट 9 है, 4 इनपुट है तो उसका आउटपुट 16 है। ये हमने इनपुट दिया उसको। तो यहां से मशीन क्या, मशीन इसके एक पैटर्न को समझ रही है कि यार ये तो जो आउटपुट है वो आउटपुट जो है वो इनपुट का स्क्वायर है। अब हमने क्या करा, ये हमने उसको डेटा प्रोवाइड करा दिया, इनपुट आउटपुट हमने प्रोवाइड करा दिए। अब मशीन आपकी क्या हो गई है, ट्रेन हो गई है। तो मशीन को ये पता लग गया है कि जो आउटपुट आएगा वो इनपुट का स्क्वायर होगा। अब हमने बोला कि इनपुट 5 है, बताओ आउटपुट कितना होगा। अब हम मशीन से पूछ रहे हैं, तो मशीन इस पैटर्न को समझ चुकी है, वो आंसर कर देगा कि ये तो स्क्वायर करना है इसका, तो 25 कर देगा। तो हम क्या करते हैं, मशीन को डेटा प्रोवाइड कराते हैं, वो डेटा से क्या करता है, पैटर्न समझता है और उसके बिहाफ पे एक मॉडल तैयार होता है। फिर आपको जो है कुछ नए, आप उससे नया क्वेश्चन पूछते हो तो उसके बेसिस पे वो जो उसके पास इंफॉर्मेशन है वो उसके आधार पर क्या करता है, आपको आउटपुट देता है।
ठीक है ना। स्पीच रिकॉग्निशन में गूगल असिस्टेंट, श्री, एलेक्सा हम यूज कर रहे होते हैं। इमेज को भी एनालाइज करता है एआई, जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर प्लेट है, इस नंबर प्लेट को पढ़ करके इसको स्कैन करके वो समझ जाएगा, आप देखते हैं ऑटोमेटिक चालान भी कट जाता है। नंबर प्लेट में सब इंफॉर्मेशन आ जाती है कि इसका मतलब क्या है, इसके जो डिजिट्स हैं, ये अल्फाबेट्स हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, कौन से स्टेट की है, हर चीज इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है ना। आजकल जो ऑटोमेटिक चालान जो कट के घर पहुंच जाता है, क्योंकि उसका इससे पता लग जाता है आपका इंश्योरेंस है कि नहीं है, पॉल्यूशन है कि नहीं है। चलिएगा, तो फिलहाल हमने इस स्लाइड के अंदर समझ लिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। नाउ अब यहां पर एक टर्म आई थी बेटा, देखिए जो टॉपिक आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन पूछेगा, या फिर टॉपिक के अंदर सभी कुछ सब हेडिंग निकल जाती है, वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ सकता है कि डिफाइन द, यहां पर लिखा हुआ है नेक्स्ट जो है परसेप्शन और एक्शन। एक्चुअली यहां से अगर क्वेश्चन नहीं भी पूछेगा ये, तो कहने का मतलब ये है कि ये टर्म ऐसी हैं, आपको पता होना चाहिए कि भाई परसेप्शन क्या होता है, एक्शन क्या होता है। ये टर्म्स बीच बीच में यूज होते रहेंगे, जैसे यहां पर ये टर्म यूज होती है परसेप्शन, तो इस परसेप्शन का मतलब आपको पता होना चाहिए। देखो बेटा, परसेप्शन का क्या मतलब होता है, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में सबने सुना है, टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग कार, अपने आप चलेगी, अपने आप कंट्रोल करेगा, मतलब सेल्फ कंट्रोल हो रही है कार वो, ठीक है ना। तो परसेप्शन इन एआई मींस एबिलिटी ऑफ ए मशीन टू सेंस, परसीव, सेंस, रिसीव एंड इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट, ठीक है ना। जैसे आप ऐसे समझो कि जैसे आपकी जो सेल्फ ड्राइविंग कार है, ठीक है ना, वो तो एक क्या हो गया, आपका एजेंट हो गया। उसके बाहर जो कार है ना, वो तो सिस्टम हो गया एक तरह से। उसके लिए जो रोड है, जो अगल बगल में व्हीकल्स खड़े हुए हैं, सामने ट्रैफिक लाइट है, ईच एंड एवरीथिंग क्या है, उसके लिए सराउंडिंग है। तो सेल्फ ड्राइविंग कार क्या क्या मतलब है, सेल्फ ड्राइविंग कार क्या करती है, परसीव करेगी, क्या करेगी, अपने सराउंडिंग को परसीव करेगी। क्या करेगी, परसीव मतलब परसेप्शन है ना, परसीव मतलब परसेप्शन। क्या करेगी, वो इंफॉर्मेशन को, जो सेल्फ ड्राइविंग कार है, अपने सराउंडिंग में जो भी है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, रोड है, कौन कौन सा व्हीकल आ रहा है, कौन सा जा रहा है, साइड में कौन है, लेफ्ट राइट में कौन है, उन सबको परसीव करती है। क्या करती है, उन सबको परसीव करती है यूजिंग सेंसर्स सच एज कैमरा, कैमरा लगा रहता है, ठीक है ना, माइक्रोफोन्स होते हैं, अदर डिवाइसेस होती हैं, बहुत सारी डिवाइसेस होंगी ऑब्वियसली, तो वो उनसे क्या करेगी, अपने सराउंडिंग को परसीव करेगी, परसेप्शन करेगी, ठीक है ना। नाउ इट अलाउ एन एआई सिस्टम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड इट, कि भाई जब वो परसीव करेगा अपने सराउंडिंग को, तभी तो उसको पता लगेगा कि उसके सराउंडिंग में हो क्या रहा है। मान लीजिए ट्रैफिक जो ट्रैफिक लाइट है, सिग्नल है, वो रेड है, रेड लाइट है, तो वो समझ जाएगा, वो देखेगा, उसका जो सेंसर लगे हैं, जो उसके अंदर कैमराज लगे हैं, वो देख लेगा कि रेड लाइट है, तो उसको स्टॉप करना होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है एग्जांपल के तौर पे कि सेल्फ ड्राइविंग कार यूज द कैमरा एंड रडार सेंसर्स टू परसीव ट्रैफिक लाइट, रोड सिग्नल। तो इसके जो सेंसर्स होते हैं, जो कैमराज होते हैं, वो क्या करेगा, सिग्नल को परसीव करेगा, उसको सराउंडिंग में जो रेड लाइट है, सिग्नल को परसीव कर लेगा। तो ये तो हो गया परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब है कि अपने सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन को गैदर करना, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। जैसे भाई जो ह्यूमन है, हम भी तो, हमारे पास भी क्या है, आपके सराउंडिंग में, आप भी तो अपने सराउंडिंग को परसीव करते हो ना। आपके साथ कौन लोग हैं, उनको आप देखते हो, आंखों से आप उनको देख रहे होते हो, उनको सुन रहे होते हो, है ना। तो आप अपने सराउंडिंग को परसीव कर रहे होते हो, अपने सराउंडिंग में क्या हो रहा है आपके, वो उसको आप परसीव करते हो, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। अब देखो दूसरा जो टर्म है वो है एक्शन। परसेप्शन समझ लिया हमने, जो सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन को परसीव किया। नाउ व्हाट इज एक्शन, एक्शन का मतलब है कि जो उसने सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन को गैदर किया है, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया है, जो परसीव किया है, उसके बेसिस पे उसको एक्शन लेना है। क्या लेना है, उसके बेसिस पे उसको एक्शन लेना है। अब उसने देखा कि जो रेड लाइट है, अभी रेड लाइट है, तो रेड लाइट का मतलब क्या है, जब उसके पास सिग्नल जाएगा तो क्या करेगी, जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो उसको स्टॉप करेगी। क्या करेगी, उसको स्टॉप कर देगी। तो स्टॉप करना, सेल्फ ड्राइविंग कार को स्टॉप करना, वो क्या हो गया, उसका एक्शन हो गया। वही लिखा है, एक्शन इन एआई रेफर टू द रेस्पॉन्स और एक्टिविटी परफॉर्म बाय द एआई सिस्टम बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इट हैज परसीव्ड एंड प्रोसेस्ड। इट इज द आउटपुट और डिसीजन पार्ट ऑफ द इंटेलिजेंट सिस्टम। जो एआई सिस्टम है, जो आर्टिफिशियल सिस्टम है हमारा, उसने जो परसीव किया था, उसके आधार पे जो आउटपुट आने वाला है, कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम है वो किस तरह से रेस्पॉन्ड करेगा। जैसे उसने परसीव किया था कि रेड सिग्नल ऑन था, ठीक है, वो तो परसीव किया। नाउ इसके एग्जांपल पे आप क्या, इसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं एक्शन का,
आप यहां पर लिख सकते हैं कि आफ्टर परसीविंग द सिग्नल, उसने रेड सिग्नल जो परसीव किया था, सेल्फ ड्राइविंग कार स्टॉप। तो सेल्फ ड्राइविंग क्या होगी, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड एक्शन। एक लाइन में अगर मैं डिफरेंस क्रिएट करना चाहूं यहां पे, कि परसेप्शन का मतलब है कि अपने जो भी एआई सिस्टम है, जो भी एआई सिस्टम है अपने सराउंडिंग को परसीव करता है, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड दी, व्हाट इज हैपनिंग इन सराउंडिंग, उसके आसपास में क्या हो रहा है उसको परसीव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। वहां से इंफॉर्मेशन वो ले रहा है। अब उसके आधार पे जो उसने आउटपुट दिया है, एआई सिस्टम ने जो आउटपुट दिया, जो रेस्पॉन्स दिया, दैट इज कॉल्ड एक्शन। जैसे उसने देखा रेड सिग्नल, पता लगा उसको रेड सिग्नल, वो तो परसीव कर लिया। अब जब उसने रेड सिग्नल देखा, उसके बेसिस पे कार को जो है स्टॉप हो गया, दैट एक्शन। स्टॉप होना क्या हो गया, एक्शन। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आपसे पूछ सकता है 2 मार्क्स में परसेप्शन और एक्शन क्या होता है। नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या मतलब होता है इसका, स्कोप का। अभी जो स्कोप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तो आपको जो है 3-4 पेज में आंसर कर देना, ब्रीफ, आपको बहुत ही टू द पॉइंट लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो 2.5-3 पेज तो कम से कम आपको लिखने ही होंगे। तो स्कोप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि वो डिफरेंट एरियाज है ना, स्कोप का मतलब है वो डिफरेंट एरियाज जहां पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो कहां कहां पर एआई का यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द स्कोप ऑफ दैट इज द स्कोप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यूज करने का मतलब क्या हो बेटा, कि देखो द स्कोप ऑफ एआई रेफर्स टू द डिफरेंट एरिया वेयर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म। क्यों यूज कर रहे हैं हम वहां पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हम क्यों कर रहे हैं डिफरेंट एरिया में। ये तो हमने डेफिनेशन में देखा था, क्या काम करते हैं इससे हम, टू परफॉर्म द इंटेलिजेंट टास्क। जो इंसान, जो ह्यूमन टास्क परफॉर्म करता है, इंटेलिजेंट टास्क, वो हम इससे परफॉर्म कराना चाहते हैं। सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व कराना चाहते हैं, प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं, वर्क को ऑटोमेट कराना चाहते हैं, सपोर्ट द डिसीजन मेकिंग। तो ये सारे काम, एआई का काम ही होता है। तो कहां कहां पर एआई का यूज हो रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि इसको हम एप्लीकेशंस भी कहते हैं, स्कोप या फिर एप्लीकेशन ऑफ एआई। फर्स्ट वन आता है आपका हेल्थ केयर। एआई कैन हेल्प द डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, कि जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ केयर के जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको एआई हेल्प कर रहा है। जैसे मेडिकल इमेज एनालिसिस में, डिसीज को डिटेक्ट करने में, ना कौन सी बीमारी है उसको डिटेक्ट करने में, ड्रग की डिस्कवरी, दवाइयों की खोज करने में, पेशेंट की मॉनिटरिंग करने में, मेडिकल रिसर्च में भी इसका यूज हो रहा है एआई का। एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं एआई कैन एनालाइज द एक्सरे, ये एक्सरे को एनालाइज कर सकता है, एंड आइडेंटिफाई कर सकता है ना, आइडेंटिफाई कर सकता है, जो पैटर्न है उसको पहचान सकता है। दैट मे हेल्प अ डॉक्टर इन डायग्नोसिस, कि डॉक्टर को डायग्नोसिस में ये हेल्प यहां पर मिल रही होती है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हो गया। दूसरा, एजुकेशन में भी एआई का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, आने वाले टाइम में और भरपूर इस्तेमाल होगा। हो सकता है कि जो आपको टीचर्स, तो आपको एआई टीचर्स मिलने लग रहे हैं, आने वाले टाइम में हो सकता है कि और यहां पर एफिशिएंसी और इंप्रूवमेंट हो जाए। तो एआई ट्यूटर्स आपको मिल जा रहे हैं, आप इंग्लिश खूब सीख रहे होंगे, है ना। बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं एआई ट्यूटर के माध्यम से भी। पर्सनलाइज लर्निंग, यहां पर जो लर्निंग है वो पर्सनलाइज होने लग रही है एआई के माध्यम से। ऑटोमेटिक इवैल्यूएशन, आपके जो आंसर शीट्स हैं, पहले क्या होती थी, जैसे एकेटीयू की अगर हम बात करें तो पहले आपकी आंसर शीट्स थी, एग्जाम, आपने एग्जाम दिया, बाहर गए, आपकी जो आंसर शीट है वो इकट्ठा होकर के एग्जाम सेंटर पे चलेगी, एग्जाम सेंटर से फिर जो है एकेटीयू के सेंटर पे चलेगी, फिर वहां से वो अलग अलग सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूट होगी चेक करने के लिए। फिर वहां पर उस सब्जेक्ट टीचर्स जाएंगे, कुछ कुछ सेंटर बन जाएंगे, है ना, इवैल्यूएशन सेंटर, वहां पर कॉपी चेक हो रही होती है, फिर वो चेक करने के बाद फिर जो है बंडल बनेंगे, वो फिर वापस जाएंगे, और कॉपी फिर जो है आपका जो मार्क्स मिले वो पूरे का पूरा वहां पर हार्ड कॉपी में भरे जाएंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, पिछले कई सालों से क्या होने लग रहा है कि जो आपकी आंसर शीट्स हैं वो डिजिटली इवैल्यूएट होने लग रही है। कैसे डिजिटली इवैल्यूएट होने लग रही है, तो अब क्या होता है, आप जब पेपर दे के आते हो तो एग्जाम सेंटर पे कॉपी जाती है, वहीं से वो स्कैन हो जाती है कॉपी। स्कैन होने के बाद जब सारी कॉपी स्कैन हो जाती है, या पैरेलली चलता रहता है, एग्जाम भी चल रहे हैं, कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो जो स्कैन होती है कॉपी, फिर अलग अलग जो इवैल्यूएटर होते हैं, इवैल्यूएटर की आईडी पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वहां पे अलॉट हो जाती है आंसर शीट्स, और फिर जो है अब कंप्यूटर से चेक हो रही है ना। अब फिजिकली आंसर शीट जो है वहां नहीं जाती है टीचर के पास, डिजिटली जाती है, कंप्यूटर में जाती है, उसके सॉफ्टवेयर में जाती है। तो टीचर्स उस कॉपी को चेक करते हैं, मैट्रिक्स भर देते हैं, तो वहां पर जो डेटा है पूरा डिजिटली वो सेव हो जाता है।
जिस दिन सब कॉपी चेक हो जाती है, डेटा को डिस्प्ले कर दिया जाता है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। तो यहाँ पर डिजिटली कॉपी चेक हो रही है, लेकिन अब इससे भी आगे बढ़ चुका है सिस्टम। अब टीचर्स की जरूरत नहीं है कॉपी चेक करने के लिए। जो टीचर्स हैं, जो आपके आंसर शीट्स हैं, आंसर शीट्स को अपलोड करो, है ना, तो एआई क्या करेगा, उसको स्कैन करेगा और स्कैन करके मतलब एआई जो है उसको परसीव करेगा और आपकी जो आंसर शीट्स है उसको इवेल्युएट कर देगा। ये स्टार्ट हो चुका है। हालांकि एकेटीयू में तो अभी टीचर ही कॉपी चेक कर रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एआई जो है वो आंसर शीट्स को भी क्या कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है, क्वेश्चन को जनरेट कर रहा है ना। आप सिलेबस अपना जो आपका जो सिलेबस है, एआई कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस है, उस सिलेबस को आप एआई टूल को दे दीजिए, चैट जीपीटी, जेमिनी, व्हाटएवर जो भी टूल आप यूज कर रहे हैं। हम आगे ये भी पढ़ने वाले हैं, इसको भी देखेंगे कि हर एक टूल को हम कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है ना। किस टूल का कौन सा एआई टूल ऐसा है किसका एडवांटेज, मतलब अलग अलग फील्ड में अलग अलग टूल्स जो है इफेक्टिवली काम करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी जनरेट कर सकते हैं। स्टूडेंट परफॉर्मेंस का एनालिसिस हो सकता है, भाई आपने जो है आपने पेपर लिखा, आपने कुछ आंसर्स लिखे, आप जो है एआई को दे देंगे तो वो आपको इवेल्युएट करके आपको बता देगा कितना आंसर आपका सही है। एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं, एन एआई सिस्टम कैन आइडेंटिफाई दैट अ स्टूडेंट इज वीक इन मैथमेटिक्स एंड रिकमेंड द, आपको ये एआई बता देगा कि जो स्टूडेंट्स है वो किस सब्जेक्ट में ज्यादा वीक है और वो कौन से टॉपिक से जहां पर वीक है तो वो उसको रिकमेंड कर सकता है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर एआई टूल्स आ गए हैं जो वहां पर जब आप सबमिट करते हैं अपना पेपर को तो वो हर एक चीज बता देता है कि ये आपका ये टॉपिक वीक है, तो इस पे आपको वो रिकमेंडेशन भी करेगा, आपको ये पढ़ना चाहिए इस तरह से। नाउ द नेक्स्ट जो आपका स्कोप है इसका एआई का, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में यूज हो रहा है ट्रैफिक प्रिडिक्शन में। भाई जो गूगल मैप का एग्जांपल हमने दिया था, गूगल मैप तो बहुत दिनों से यूज हो रहा है, दैट इज आल्सो एआई। तो ये क्या करता है, आपको बेस्ट रूट रिकमेंड करता है, रूट को ऑप्टिमाइज करना, है ना, ड्राइवर को असिस्ट करना, ऑटोनोमस व्हीकल रिसर्च, टेस्ला का एग्जांपल, है ना, सेल्फ ड्राइविंग कार। तो गूगल मैप का एग्जांपल आप दे सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। नेक्स्ट आता है बेटा बैंकिंग एंड फाइनेंस में, ये फ्रॉड को डिटेक्ट करने में, रिस्क एनालिसिस में भी एआई का यूज हो रहा है, कस्टमर सपोर्ट, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग, ठीक है। नाउ द एग्रीकल्चर में भी इसका यूज अभी कम हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर में भी एआई का भरपूर इस्तेमाल होने वाला है। क्रॉप को मॉनिटर करना, क्रॉप डिसीज को डिटेक्ट करना, कि भाई एआई को तो हमने बहुत सारा डेटा दे रखा है ना, भाई उसको अलग जितने भी प्लांट हैं, एग्रीकल्चर के जितने प्लांट हैं उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी इमेजेस हैं और इमेजेस जानी लग रही है उसके पास, तो उसको बता रखा है कि ये अगर ऐसा है तो इसके अंदर ये बीमारी है, दूसरी इमेज के अंदर ये बीमारी है, तीसरी, उसके पास हजारों लाखों करोड़ों अरबों इमेजेस हैं, उसको पता है क्योंकि पहले से हमने उसको दे रखा है डेटा कि ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। तो जैसे आप उसको इमेज दोगे तो बताएगा वो कि इसमें कौन सी बीमारी है, तो उसको आप बचा सकते हैं। सॉइल एनालिसिस, है ना, कौन सी मिट्टी है, किस टाइप की मिट्टी है, उस मिट्टी में जो है कौन सी क्रॉप ज्यादा अच्छे से हो सकती है। प्रिसाइज फार्मिंग, स्मार्ट इरिगेशन, ठीक है, चलेगा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका काफी अच्छा स्कोप है, सिविल इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग भी ब्रांच वाइज भी इसका स्कोप आपको लिख सकते हो। कोई भी ब्रांच है आपकी, है ना, जैसे आपका सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हो गए तो सिविल वाले इरिगेशन में इसको यूज कर सकते हैं, है ना, ब्रिज को जो है मतलब उसको जो हेल्थ मॉनिटरिंग है स्ट्रक्चर की उसको कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन, रोबोटिक्स, फॉल्ट डिटेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन में आप इसका यूज हो रहा है एआई का। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका यूज हो रहा है, ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी में, मतलब हर एक इंजीनियरिंग फील्ड में, टेक्सटाइल में, केमिकल इंजीनियरिंग में, हर जगह एआई का यूज हो रहा है। हर जगह एआई के एप्लीकेशंस हैं, कहीं पर कम है तो कहीं पर ज्यादा है, और आने वाले टाइम में और भी ज्यादा इफेक्टिवली एआई का जो इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। नाउ एक बार जो थर्ड ईयर में, एक बार थर्ड ईयर के सिलेबस में एक बार क्वेश्चन पूछा था एकेटीवी ने, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एआई। तो एआई के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है बेटा, पहला, टू डेवलप अ सिस्टम दैट कैन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, कि भाई ऐसे सिस्टम को हमको बनाना है जो एक्सपीरियंस से लर्न करे। आज जो गलतियां कर रहा है सिस्टम, वो गलतियों से सीखे। जैसे इंसान है, इंसान गलतियों से सीखता है ना, गलतियों का तो पुतला होता है इंसान, वो गलती करता रहता है और उनसे सीखता रहता है। दूसरों की गलतियों से भी सीखे, है ना। भाई आज का जो टाइम है ऐसे थोड़ी ना कि खुद ही गलती करेंगे खुद ही सीखेंगे। अगर आपके फ्रेंड ने कोई गलती करी है तो फ्रेंड को तो सीख मिलेगी, उसको आपको भी सीखना चाहिए। तो अपनी गलतियों से तो सीखना ही होता है, दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ये एक्सपीरियंस से लर्न करें, जिसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग अपने आप में एक पूरा बढ़िया टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे। टू इनेबल द मशीन्स टू थिंक लॉजिकली एंड मेक द डिसीजन। हमको क्या करना है, मशीन्स को इनेबल करना है
कि वो लॉजिकली थिंक करें और लॉजिकली डिसीजन ले। ठीक है, टू बिल्ड इंटेलिजेंट एजेंट्स को बिल्ड करना है दैट कैन इंटरेक्ट विद देयर एनवायरमेंट इफेक्टिवली। इंटेलिजेंट एजेंट को क्रिएट करना है ताकि वो अपने सराउंडिंग को क्या कर सके, परसीव कर सके, एनवायरमेंट के साथ इफेक्टिवली इंटरेक्ट कर सके। टू सिमुलेट द ह्यूमन रीजनिंग, परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। परसेप्शन का मतलब मैंने आपको बताया अभी। टू एनहांस द ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी इन वेरियस डोमेन्स लाइक हेल्थ, इंडस्ट्री एंड एजुकेशन। हर एक फील्ड में क्या करना है कि उसको ऑटोमेट करने की कोशिश करनी है और इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है। ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ने से पहले यहां पर मैं इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा बेटा, क्योंकि ये टर्म बार बार आएगी, है ना, मशीन लर्निंग। तो यहां भी देखो, आपने देखा मशीन लर्निंग आया था, तो मशीन लर्निंग का क्या मतलब है? मशीन को लर्न कराना है, मशीन को सिखाना है। जैसे कि आप हैं तो आप भी तो सीखते हैं। कैसे सीखते हैं आप लोग? अगर आप आइसोलेट हो जाओ, आपको कोई इनपुट ना दे, तो क्या आप कुछ सीख पाओगे? भाई आप अपने टीचर से सीखते हो, अपने दोस्तों से सीखते हो, अपने पेरेंट्स से सीखते हो, क्योंकि वहां से आपको कुछ कुछ इनपुट मिलते रहते हैं। तो अब जिस तरह का इनपुट आपको मिलेगा उसी तरह से आप आउटपुट दोगे। इनपुट की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, जितना सराउंडिंग आपका अच्छा होगा, जितने अच्छे दोस्त आपके होंगे, पेरेंट्स आपको जो इनपुट दे रहे हैं, आपके सराउंडिंग में कौन कौन लोग हैं जो आपको दिन भर इनपुट दे रहे हैं, आप दिन भर क्या देख रहे हो मोबाइल में, आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, वो सब इनपुट है और वो सब आपके अंदर जा रहा है। तो जैसा इनपुट आपके अंदर जाएगा वैसा ही आप आउटपुट दोगे, वैसा ही आउटपुट आपसे निकलेगा। इसीलिए जो आपके जो एआई हैं, एआई के जितने भी टूल्स हैं, उनका डेटा, उनके पास डेटा है। अब डेटा किस तरह से फीड किया गया उनके अंदर, कितना ऑर्गेनाइज था डेटा, कितना अच्छा डेटा उनको दिया गया है, उसी तरह से आउटपुट भी वो दे रहे होते हैं। ठीक है ना, चलिएगा। तो कहने का मतलब ये है, जो मशीन लर्निंग है, मशीन को सिखाना होता है हमको। कुछ एग्जांपल्स यहां पर समझते हैं तो आपको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जैसे पहले यहां पर हम देखते हैं, देखिए आप एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको लोन लेना है ना, बैंक से आपको लोन लेना है, तो लोन किस आधार पर मिलता है बेटा? लोन किस आधार मिलता है? लोन मिलता है उसका सिबिल स्कोर कितना है, उसकी सैलरी कितनी है, उसकी एजुकेशन क्या है, और भी कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पे जो बैंक है वो लोन सैंक्शन करता है। ठीक है, अब एप्लीकेंट बैंक में जाएगा, या तो उसको या तो उसका जो एप्लीकेशन है लोन का वो एक्सेप्ट होगा या फिर वो रिजेक्ट होगा। तो हमने क्या करना है, मशीन को ट्रेन करना है, मशीन को ट्रेनिंग देनी है। कैसे ट्रेनिंग देनी है कि भाई हमारे पास ऑलरेडी जो बैंक ने अभी तक जो काम किया है, अलग अलग बैंक है, तो कितना डेटा होगा उनके पास। क्या देना है कि जब हमने पहले लोन सैंक्शन किए थे तो उनका सिविल स्कोर कितना था, कितना सिविल स्कोर होना चाहिए कि उसका लोन सैंक्शन हो जाए, उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए कि प्राइवेट एम्प्लॉय होना चाहिए, उसकी एजुकेशन, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो पहले से ही हमारे पास डेटा है। क्या डेटा है कि हमारे पास इतने एप्लीकेंट आए थे और हमने इनका रिजेक्ट किया था, उनके ये कारण थे, हमने इनका जो एप्लीकेशन था लोन सैंक्शन कर दिया था, एक्सेप्ट कर लिया था, तो उनके अंदर ये पैरामीटर्स थे। तो हमने क्या कर दिया, हमने मशीन को डेटा प्रोवाइड कराया है। हमने मशीन को क्या कराया है, डेटा प्रोवाइड कराया है। और जब मशीन को डेटा हमने प्रोवाइड करा दिया, एक तरह से हमने मशीन को ट्रेन कर दिया है, मशीन को हमने ट्रेन कर दिया। अब मशीन ट्रेन हो चुकी है, मशीन अब ट्रेन हो चुकी है, उसको पता है कि जब नया एप्लीकेंट आएगा तो वो उसके पैरामीटर चेक कर लेंगे, इसका सिविल स्कोर कितना है, इसकी सैलरी कितनी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि प्राइवेट एम्प्लॉय है, उसके आधार पे वो क्या करेगा, उसको डिसीजन देगा, उसको एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। ठीक है, तो जब हम एक ऐसा मॉडल तैयार करते हैं कि जब हम उसको डेटा देते हैं, पास्ट डेटा, हमने क्या करा, एक मशीन है ना, एक मशीन है, उसको ट्रेंड किया है बेस्ड ऑन दी पास्ट डेटा। बैंकों के पास जो पहले से डेटा था, उन्होंने पूरा डेटा फीड कर दिया मशीन के अंदर, मशीन को ट्रेंड कर दिया डेटा दे दे करके। तो वो कहलाता है आपका वो कहलाता है कि आपका मॉडल। ठीक है, नाउ अब कोई नया एप्लीकेंट आएगा तो उसका जो एप्लीकेशन है वो यस करना है, इसको नो करना है ना, एक्सेप्ट करना है कि इसको रिजेक्ट करना है। यानी कि वो क्या करेगा, जो हमने मॉडल तैयार करा है तो न्यू उसको बोलते हैं, मतलब जो हमने पास्ट डेटा है ना, ये किस पे बेस्ड है, ट्रेन करा गया है इसको बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा। लेकिन ये जो न्यू एप्लीकेंट आया है, हमने जो इसको न्यू डेटा दिया है, तो वो क्या करता है, उसके आधार पर उसको प्रिडिक्ट करता है। पहले तो हमने ट्रेंड किया पास्ट डेटा देकर के, फिर हमने जो न्यू एप्लीकेंट आया तो न्यू एप्लीकेंट के पास तो नया डेटा है ना, तो जब नया डेटा वो देगा मशीन को, एआई को जब डेटा देगा तो क्या करेगा, वो यस और नो में उसको आंसर कर सकता है, यानी कि उसको प्रिडिक्ट करेगा, उसको रिजेक्ट करना है या फिर एक्सेप्ट करना, उसको बोलते हैं इनफेरेंस। प्रिडिक्ट करना क्या कहलाता है, इनफेरेंस कहलाता है। कहने का मतलब ये है
कि जब आप कुछ इनपुट किसी मशीन को दे रहे हो तो वो कुछ ना कुछ लॉजिक लगाकर क्या दे देता है, आपको आउटपुट दे देता। इनपुट आपने दिया तो आपको आउटपुट मिल रहा है, आपने कुछ इनपुट दिया तो आपको क्या मिला, आउटपुट मिला। लेकिन यहां पर जो हमारी मशीन लर्निंग होती है ना, मशीन लर्निंग का मतलब है कि हम मशीन को पहले लर्न कराते हैं, उसको डेटा देते हैं, यानी कि उसको इनपुट के साथ साथ आउटपुट भी देना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां पर इस एग्जांपल में आपको समझाया था कि यहां पर वो पैटर्न से समझ, जब आप डेटा देते हो ना, जब आपने डेटा दिया तो आपने बोला कि 1 इनपुट है तो आउटपुट 1 है, 2 इनपुट है तो आउटपुट 4 है, 3 इनपुट है तो आउटपुट 4। आपने इनपुट के साथ साथ आउटपुट भी दिया, तभी तो वो ट्रेन होगा, तभी तो वो ट्रेन होगा। ठीक है ना। तो पहले क्या करते हैं आप, मशीन लर्निंग का मतलब है कि आप उसको डेटा देते हैं इन टर्म्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, है ना, इनपुट एंड आउटपुट। तो आपने क्या करा, यहां पर देखो ये मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग का मतलब है आपने इसको इनपुट भी दिया, आपने इसको आउटपुट भी दिया। तो जब आप इनपुट दे रहे हो, आउटपुट दे रहे हो, तो बहुत सारा डेटा उसके पास जा रहा है, तो वो पैटर्न को समझ ले रहा है, तो वो एक नया मॉडल तैयार कर देता है। उस डेटा के आधार पे, जो डेटा आपने प्रोवाइड कराया है, उस डेटा के पैटर्न को समझते हुए, उसको लर्न करते हुए, वो एक नया मॉडल तैयार करता है, एक न्यू मॉडल, एक नया लॉजिक बना देगा, एक नया मॉडल तैयार कर देगा। फिर जब आप उसको नया इनपुट दोगे तो फिर वो क्या करेगा, प्रेडिक्शन करेगा, उसके बेसिस पर आपको आउटपुट देगा। जैसे कुछ कहानी यहां पर थी, पहला आपने डेटा प्रोवाइड कराया उसको, ठीक है ना, डेटा आपने प्रोवाइड कराया, उसको ट्रेन कर दिया, उसको सिखा दिया, उसको लर्न कर दिया कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा करना, ऐसा होगा तो ऐसा करना, बहुत सारा डेटा उसको दे दिया। फिर हमने पूछा अब बताओ, ऐसा अगर हम ये डेटा आपको दे रहे हैं तो बताओ इसका आउटपुट क्या रहेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से मशीन लर्निंग जो है वो काम, जो इस तरह से मशीन क्या करती हैं, लर्न करती हैं, डेटा जब हम उनको देते हैं, उनको सिखाते हैं। ठीक है। नाउ अब यहां से भी एक इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बेटा कि जो हिस्ट्री है इसकी, एआई जो है वो किस तरह से इवॉल्व हुई है फ्रॉम एलन ट्यूरिंग टू दी चैट जीपीटी। ठीक है ना। 1950 में एलन ट्यूरिंग ने, ठीक है ना, एक टेस्ट दिया था जिसका नाम था ट्यूरिंग टेस्ट। ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि भाई एलन ट्यूरिंग से लेकर के किस तरह से 1950 से चलेंगे, स्टार्ट करेंगे 1950 से लेकर के वो किस तरह से जो है, फिर हम ट्यूरिंग टेस्ट की बात करेंगे। फिर एआई का बर्थ हुआ 1956, ठीक है ना। उसके बाद अर्ली प्रोग्राम, देन उसके बाद एक्सपर्ट सिस्टम आ गए, एआई विंटर आ गए, देन मशीन लर्निंग ग्रोथ, डीप लर्निंग आ जाएगी, देन उसके बाद जनरेटिव एआई आ जाएगी, चैट जीपीटी आ जाएगी। तो चैट जीपीटी तक आज जो है चैट जीपीटी की बात हो रही है, तो एलन ट्यूरिंग 1950 से अब तक की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, समझते हैं, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलिएगा, तो भाई साहब जो एलन ट्यूरिंग थे, कौन थे ये, बात करेंगे 1950 से स्टार्ट करेंगे। पहली बात तो आप ये समझो कि ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कुछ दिनों में इवॉल्व हो गई है, डिकेड्स लगे हैं इसमें, कई दशक लगे हैं इवॉल्व होने में। ठीक है ना। और अभी भी इवॉल्व हो ही रही है। ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिड नॉट इमर्ज सडनली, इट डेवलप्ड ग्रेजुअली थ्रू दी कंट्रीब्यूशंस ऑफ साइंटिस्ट। बहुत सारे साइंटिस्ट का, मैथमेटिशियन का, इंजीनियर्स का, कंप्यूटर रिसर्चर्स का यहां पर कंट्रीब्यूशन रहा है ओवर द सेवरल डिकेड्स। ठीक है ना, 10 को लगे हैं इसमें। नाउ बात करते हैं एलन ट्यूरिंग से, स्टार्ट करते हैं 1950। तो एलन ट्यूरिंग वाज द ब्रिटिश मैथमेटिशियन एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट। ये है भाई साहब एलन ट्यूरिंग, है ना। 1912 से लेकर के 1954 तक ये जिंदा रहे थे। तो 1950 में इन्होंने एक क्वेश्चन लोगों के दिमाग में डाल दिया, जो रिसर्चर थे, क्या मशीन भी सोच सकती है इंसानों की तरह, है ना। क्या दिमाग में डाला इन्होंने, ही आस्क्ड द क्वेश्चन, इन्होंने क्वेश्चन पूछा, कैन मशीन्स थिंक, क्या ह्यूमन की तरह मशीन सोच सकती हैं। ठीक है। तो ये जो, अब ये एक तरह से ये समझ लीजिए कि यहीं से इसकी स्टार्ट हुई एआई की। ही प्रपोज्ड द ट्यूरिंग टेस्ट, इन्होंने एक ट्यूरिंग टेस्ट प्रपोज किया टू चेक whether a machine can show the intelligent behavior similar to human। इन्होंने एक ट्यूरिंग टेस्ट प्रपोज किया। ट्यूरिंग टेस्ट में क्या करना था, ट्यूरिंग टेस्ट में हमको ये देखना था कि जो एक मशीन है, क्या वो ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंट हो सकती है, क्या वो ह्यूमन की तरह सोच सकती है। ठीक है ना। तो पहले हम एक समझ लेते हैं ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है, क्योंकि अलग से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है। तो ट्यूरिंग टेस्ट में क्या करना था बेटा आपको, देखो यहां पर एक तो इसको बोल सकते हो आप इवेल्युएटर, है ना, इवेल्युएटर बोल सकते हो, ह्यूमन जज बोल सकते हो, इवेल्युएटर कह सकते हो आप इसको, या ह्यूमन जज कह सकते हो। अब ये जो ह्यूमन जज है, जो इवेल्युएटर है, ये इंटरैक्ट करेगा एक तो ह्यूमन से, दूसरा
कंप्यूटर से यानी कि मशीन से, एआई। यहां पर आप देखेंगे कि जो ह्यूमन जज है ये ह्यूमन पार्टिसिपेंट से, यहां पर दो पार्टिसिपेंट्स हैं, एक तो ह्यूमन पार्टिसिपेंट है और दूसरा एआई यानी कि मशीन पार्टिसिपेंट्स है। यानी कि ये जो ह्यूमन है ये इससे बात करेगा और ये इससे बात करेगा। कैसे बात करेगा? टेक्स्ट कन्वर्सेशन टाइप करके उससे बात कर रहा है। अब एक बात बताओ यहां पे, ठीक है, अब आपको एक बात बतानी है कि ये इससे भी चैट कर रहा है और ये इसके साथ भी चैट कर रहा है। ये क्या है? ह्यूमन, ये ह्यूमन है जैसा ये है, और ये क्या है? मशीन है। लेकिन इसको ये नहीं पता है कि इनमें से कौन ह्यूमन पार्टिसिपेंट है और कौन इनमें से मशीन है, इसको नहीं पता है। अब इसने इससे कोई क्वेश्चन पूछा और सेम क्वेश्चन इसने इससे भी पूछा। जो एक ह्यूमन जज ने इससे भी क्वेश्चन पूछा है, इससे भी क्वेश्चन पूछा है। अब इसने भी कुछ आंसर करा है, इसने भी कुछ आंसर करा है। अब जो आंसर इसने दिए हैं दोनों ने, अब अगर ये जो जज है, जो इवेल्युएटर है, जो इवेल्युएट कर रहा है, जिसने क्वेश्चन पूछा है, अगर वो एबल नहीं है, अगर वो ये नहीं बता सकता कि ये रेस्पॉन्स जो आया है, दोनों ने जो आंसर किए हैं, कि इसका कौन सा आंसर है, इसका कौन, दोनों में डिफरेंस ही नहीं कर पा रहा है वो, इसका मतलब वो मशीन क्या है? वो टेस्ट में पास है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर ये ह्यूमन जज, ये देखिए इसने उससे क्वेश्चन पूछा, मशीन से भी क्वेश्चन पूछा, और ये बता सकता है कि ये तो इसका, ये जो आंसर है उसके पास दो आंसर हैं, और वो ये बता पा रहा है कि ये मशीन का आंसर है और ये ह्यूमन का आंसर है, इसका मतलब वो जो मशीन है वो ट्यूरिंग टेस्ट में फेल हो जाएगी। वो ट्यूरिंग टेस्ट में क्या हो गई? फेल होगी, पास नहीं हुई। पास कब होगी? कि जब ये पहचान ही ना सके कि इनमें से कौन मशीन और कौन सा ह्यूमन है। मान लो मैं चैट कर रहा हूं, ठीक है ना, मैंने चैट कर रहा हूं कुछ, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, एक तो मशीन है और एक दूसरा आप हो, उधर बैठे हो, लेकिन मुझे नहीं पता आप कौन हो, मतलब आप इधर मशीन है या इधर कौन है, कुछ भी नहीं पता मुझे। मैंने दोनों से क्वेश्चन पूछा, दोनों का आंसर आया। अगर मैंने ये बता दिया यार ये मशीन है और ये स्टूडेंट है, तो इसका मतलब वो ट्यूरिंग टेस्ट में, वो जो मशीन है वो ट्यूरिंग टेस्ट में फेल हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ये बता ही नहीं पा रहा हूं इसमें से कौन मशीन है और कौन सा इसमें से स्टूडेंट है, ह्यूमन कौन सा है, दैट मीन्स वो ट्यूरिंग टेस्ट में मशीन क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। वही है आपका ट्यूरिंग टेस्ट। वही क्या है? ट्यूरिंग टेस्ट है। तो द ट्यूरिंग टेस्ट इज अ मेथड प्रपोज्ड बाय द एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग ने 1950 में ये ट्यूरिंग टेस्ट को प्रपोज किया था टू डिटरमाइन वेदर अ मशीन कैन बिहेव इंटेलिजेंटली लाइक अ ह्यूमन। क्यों गया था, क्यों इसने प्रपोज किया था? कि ये चेक करने के लिए कि कोई मशीन जो है क्या वो ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंटली बिहेव कर सकती है क्या। बाकी जो मैंने आपको समझाया यहां पर वो चीज यहां पर लिखी गई है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। दूसरा तो 1950 से स्टार्ट हुए हम, देन 1956 बर्थ ऑफ एआई। अभी तो उसने एक क्वेश्चन दिमाग में डाला लोगों के कि मशीन भी ह्यूमन की तरह सोच सकती है क्या। फिर रिसर्चर्स जो थे उन्होंने उस पर जो है काम करना स्टार्ट किया। द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज ऑफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन 1956। ऑफिशियली जो टर्म आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो 1956 में आई है ना। डार्थमाउथ कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन यूएसए में कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर बहुत सारे साइंटिस्ट की मीटिंग हुई। उसमें से एक जो मुख्य थे वो कौन थे? जॉन मैकार्थी, इस जो कि कहलाते हैं क्या? फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हो सकता है 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले कि हु इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आंसर इज जॉन मैकार्थी। रिसर्चर्स स्टार्टेड डेवलपिंग द प्रोग्राम्स दैट कुड सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड परफॉर्म द रीजनिंग। कहने का मतलब ये है कि जब ये इसका बर्थ हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो रिसर्चर्स ने प्रोग्राम्स डेवलप करने स्टार्ट किए, प्रॉब्लम सॉल्व करने स्टार्ट करी इस एआई के माध्यम से। देन अब जब यहां पर प्रोग्राम बनने स्टार्ट हुए तो प्रोग्राम आ गए यहां पर कब? in 1956 के बाद, यानी कि 1950 से 1960 के बीच में जो इसको हमने नाम दिया है, इसका जो नाम है हिस्ट्री में वो क्या है? अर्ली एआई प्रोग्राम है ना। एआई के लिए क्या बनने लगे? प्रोग्राम्स बनने लगे। अर्ली एआई सिस्टम वर मेनली बेस्ड ऑन, लेकिन ध्यान रखना है जो प्रोग्राम बन रहे थे ये रूल एंड लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड थे प्रोग्राम, ठीक है ना। प्रोग्राम्स वर डेवलप्ड टू सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, प्ले गेम्स एंड प्रूव द मैथमेटिकल थ्योरम्स। तो यहां पर जो प्रोग्राम्स बनाए जा रहे थे ये प्रोग्राम्स इसलिए, जैसे कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, गेम प्ले करना, देन मैथमेटिकल थ्योरम्स को प्रूफ करना, इसके लिए प्रोग्राम जो है हेल्प कर रहे थे। एलिजा, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। एलिजा वाज डेवलप्ड इन द 1960 में एलिजा जो है डेवलप हुआ एज एन अर्ली चैटबॉट। ये पहला चैटबॉट है एलिजा दैट कुड कम्युनिकेट विद ह्यूमन यूजिंग द टेक्स्ट। ये जो एलिजा है ये फर्स्ट चैटबॉट है जो ह्यूमन के साथ इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट,
टेक्स्ट की फॉर्म में ये क्या कर सकता था, कम्युनिकेट कर सकता था। नेक्स्ट आता है बेटा एक्सपर्ट सिस्टम। देखो यहां पर बात हो गई थी क्या 1950 से 1960 तक की, 1970 से 1980 तक एक्सपर्ट सिस्टम्स, यहां पर जो सिस्टम थे वो एक्सपर्ट सिस्टम आ गए। एक्सपर्ट सिस्टम्स बिकेम पॉपुलर, यहां पर जो सिस्टम थे पॉपुलर होने लगे, जिनको हमने एक्सपर्ट सिस्टम का नाम दिया है। दीज सिस्टम्स यूज्ड अ नॉलेज बेस, यहां पर क्या था, पहले तो हम बात कर रहे थे उसमें केवल रूल्स की बात हो रही थी, ठीक है, लेकिन यहां पर नॉलेज बेस्ड प्लस रूल्स टू मेक द डिसीजंस लाइक ह्यूमन एक्सपर्ट, जिस तरह से ह्यूमन एक्सपर्ट्स हैं वो है ना रूल्स बेसिस पे, नॉलेज के बेस पे कुछ डिसीजन ले रहे थे, तो यहां पर जो सिस्टम जो है अब रूल्स और नॉलेज के बेस पर डिसीजन लेने लग रहे हैं। इसके एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हो माइसिन, ठीक है ना। तो माइसिन एन एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप्ड फॉर द मेडिकल डायग्नोसिस, मेडिकल फील्ड में है ना डायग्नोसिस करने के लिए माइसिन जो है ये एक एक्सपर्ट सिस्टम है जिसका यूज किया गया है ना, इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी। एआई वाज यूज्ड, अब यहां पर जो है 1970 से 1980 के बीच में एआई वाज यूज्ड इन एरियाज, ये मेडिसिन में यूज हुआ, इंजीनियरिंग में और बिजनेस में इसका यूज होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो है वो आया एआई विंटर, कब 1970 से 1990 तक हम ये कह सकते हैं। एआई विंटर का मतलब यहां पर भी क्या हो रहा था ना, एआई बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर रहा था, कहने का मतलब ये था कि जो रिसर्चर्स थे वो काम तो कर रहे थे, लेकिन इसको एआई विंटर नाम क्यों दिया गया, एआई विंटर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यहां पर जो रिसर्चर्स को, जो साइंटिस्ट थे, उनको लग रहा था कि हम इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, और बहुत उन्होंने गोल बनाए अपने कि अब हम ये कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। जो उन्होंने गोल डिसाइड किए थे, जो गोल सेट किए थे, वो उन गोल्स को सारे गोल्स को अचीव नहीं कर पाए, ठीक है। जब गोल्स को अचीव नहीं कर पाए तो वहां पर फंडिंग नहीं मिली उनको, ठीक है ना, वहां पर क्या नहीं मिली उनको, फंडिंग नहीं मिली, तो वहां पर जो है एआई वहां पर ग्रो नहीं कर पाया, इस वाले पीरियड में एआई ग्रो नहीं कर पाया। लिखा है एआई डेवलप्ड फेस्ड पीरियड्स कॉल्ड, एआई ने जो एक पीरियड था जिसको फेस किया है, जिसको हम विंटर, एआई विंटर कह रहे हैं। रिसर्चर्स कुड नॉट अचीव मेनी ऑफ द गोल्स दे हैड प्रॉमिस्ड, जो गोल उन्होंने बनाए थे, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, वो सब कुछ नहीं, उतना नहीं कर पाए। देयर वॉज लिमिटेड कंप्यूटिंग पावर उतनी नहीं थी, कंप्यूटर उतने पावरफुल नहीं थे। इनसफिशिएंट डेटा नहीं था इतना, ठीक है ना, क्योंकि एआई तो आज आप देखो तो एआई तो पूरा डेटा के ऊपर ही बेस है, तो डेटा अवेलेबल नहीं था। एंड हाई डेवलपमेंट कॉस्ट, सिस्टम को डेवलप करने की जो कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा आ रही थी। एज ए रिजल्ट, जिसके कारण फंडिंग एंड इंटरेस्ट इन एआई डिक्रीज्ड फॉर सम पीरियड्स, तो इस पीरियड में क्या हुआ, फंडिंग नहीं मिली, तो एआई जो है ग्रो नहीं कर पाया, कंप्यूटर नहीं थे, डेटा नहीं था, ठीक है। नाउ उसके बाद जो है अब आएगा तूफान, मशीन लर्निंग ग्रोथ 1990 से 2000 तक, यहां होगा कुछ कमाल इस वाले पीरियड में कि एआई ग्रेजुअली मूव फ्रॉम मैन्युअली रिटन रूल्स टुवर्ड्स द मशीन लर्निंग। एक्चुअली अभी तक जो आप रूल बना रहे थे, जो रूल और रीजनिंग के बेसिस पर आप प्रोग्राम बना रहे थे, अब यहां पर मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। अब आप डेटा है आपके पास, डेटा प्रोवाइड कराओगे मशीन को, और उस डेटा से मशीन क्या करेगी, लर्न करेगी और उससे सीखेगी, देन उसके बाद जो है वो आउटपुट जनरेट करेगी, जिसको बोला हमने मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग को हम पहले भी समझ चुके हैं। इंस्टेड ऑफ प्रोग्रामिंग एवरी रूल, अब आपको जो है प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर्स कुड लर्न पैटर्न फ्रॉम द डेटा, कि कंप्यूटर को जो हमने डेटा प्रोवाइड कराया है उस डेटा से वो पैटर्न को समझेगा, है ना, क्या करेगा, वो पैटर्न को लर्न करेगा और एक पैटर्न के आधार पर आपको जो है आउटपुट देगा। नाउ इन 1997, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट टर्म है, 1997 आईबीएम डीप ब्लू, आईबीएम का जो डीप ब्लू था, डिफीटेड द वर्ल्ड चेस चैंपियन, वर्ल्ड का जो वर्ल्ड चेस चैंपियन था उसको एआई ने यहां पर डिफीट कर दिया। अब सोचिए वर्ल्ड का कोई चैंपियन है और एआई उसको डिफीट कर रहा है, तो यहां पर लोगों के जो कान खड़े हो गए। इसने ये बताया यहां पर कि दिस शोज द पावर ऑफ कंप्यूटर्स इन सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अब यहां से साइंटिस्ट को लग गया कि जो एआई है, मतलब जो कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स आर पावरफुल, अब ये कंप्यूटर्स जो है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट आता है बेटा डीप लर्निंग, यहां पर रिवॉल्यूशन, डीप लर्निंग रिवॉल्यूशन 2010 की हम बात कर सकते हैं। अब यहां पर क्या हुआ कि विद लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, 2010 में धीरे धीरे इंटरनेट बढ़ता चला गया, डेटा बढ़ता चला गया, अब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आ चुका है ना। मोदी जी ने भी कहा था ना कि डेटा आने वाले टाइम में खजाना है ना, तो आज की डेट में आप देख सकते हैं डेटा ही तो सब कुछ है, सब कुछ डेटा के ऊपर ही तो खेल चल रहा है। आपकी कंप्यूटर साइंस की आधी से ज्यादा ब्रांच तो डेटा के ऊपर ही चल रही है। तो विद लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा
पावरफुल जीपीयू, जीपीयू क्या होता है बेटा? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स। जीपीयू स्टैंड्स फॉर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये क्या होती है? ये एक टाइप का प्रोसेसर है ना। जीपीयू क्या है? एक टाइप का प्रोसेसर है जो क्या कर सकता है? बहुत सारी कैलकुलेशंस को एक साथ परफॉर्म कर सकता है, बहुत सारी कैलकुलेशंस को एक साथ जो है ये कैलकुलेट कर सकता है, तो बहुत ही पावरफुल होता है। तो जीपीयू के कारण और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के कारण क्या हो गया? यहां पर जो है एल्गोरिदम जो है वो भी इंप्रूव हो गए, तो डीप लर्निंग बिकेम हाईली सक्सीड। ठीक है। नाउ द न्यूरल नेटवर्क अचीव मेजर इंप्रूवमेंट्स इन, यहां पर इमेज रिकॉग्निशन को इसको रिकॉग्नाइज करना, इमेज को रिकॉग्नाइज करना इंप्रूव हो गया, स्पीच को रिकॉग्नाइज करना, न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी, है ना। जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं, एआई, चैट जीपीटी, क्लॉड को या जेमिनी को आप लिखते हो ना, उल्टा सीधा कुछ भी लिख देते हो और वो फिर भी आपकी बात को समझ जाता है। आप गलत सलत लिख रहे हो उसमें, आप चैट जीपीटी से कुछ पूछ रहे हो क्वेश्चन और गलत सलत, स्पेलिंग भी ठीक नहीं है, सेंटेंस फॉर्मेशन भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जो एआई टूल है वो आपकी बात को समझ ले रहा है। दिस इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। वो समझ जाता है आप गलत लिख रहे हो, लेकिन फिर भी वो आपकी इंटेंशन को समझ ले रहा है और आपको आपका आंसर मिल जाता है। ठीक है ना। तो एनएलपी क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसको भी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। कंप्यूटर विजन, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो 2010 में डीप लर्निंग की बात हो गई। देन 2020 generative AI, a system became capable of generating new content। अब देख सकते हैं 2020 में ये क्या कर सकता है? जो AI है इतना पावरफुल हो चुका है कि ये नया कंटेंट जनरेट कर सकता है। जैसे टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, आप दिन भर में कितने टेक्स्ट जनरेट कराते हो, इमेज जनरेट कर सकता है, ऑडियो, वीडियो, कोड, सब कुछ तो यहां पर अब ये जनरेट करने लग रहा है। तो इसको बोला हमने जनरेटिव AI। ठीक है। नाउ द लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, LLM। LLM मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल बिकेम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न एआई। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल MLL जो है ये मेन पार्ट बन चुका है एआई का। जैसे चैट जीपीटी है, तो चैट जीपीटी के लिए LLM क्या है? ओपन एआई है। ठीक है ना। तो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट के अंदर कि कौन जो अलग अलग जो एआई टूल्स है ये, है ना, तो उनके जो है कौन कौन से LLMs हैं। नेक्स्ट, चैट जीपीटी 2022। चैट जीपीटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओपन एआई। ओपन एआई क्या है? इसका LLM है। इन नवंबर 2022 इट इज बेस्ड ऑन द जनरेटिव एआई। ये जो चैट जीपीटी है, क्लॉड है, जेमिनी है, ये सब किसके अंदर आते हैं? जनरेटिव एआई के अंदर आते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर लिखा है इट इज बेस्ड ऑन जनरेटिव एआई एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इट कैन अंडरस्टैंड यूजर प्रॉम्प्ट्स। की जो चैट जीपीटी है, यूजर है ना, यूजर कोई भी हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, आम जनता, कुछ भी हो, कोई भी हो सकता है। तो यूजर जो इंस्ट्रक्शन देता है, एआई को जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, चैट जीपीटी को जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, जो हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो हम उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट। ठीक है। तो आप जो प्रॉम्प्ट देते हो ना, उस प्रॉम्प्ट को ये अंडरस्टैंड करता है एंड जनरेट ह्यूमन लाइक रेस्पॉन्स। और आप जो पूछ रहे हो, उससे जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, जो प्रॉम्प्ट दे रहे हो, उसके आधार पे वो आपको आउटपुट दे रहा है, रेस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, जैसे कि ह्यूमन जनरेट करता है रेस्पॉन्स। चैट जीपीटी मेड AI एक्सेसिबल टू द मिलियंस ऑफ पीपल फॉर एजुकेशन के लिए आप चैट जीपीटी का यूज कर रहे हो, अलग अलग टूल यूज कर रहे हो, कोडिंग के लिए, राइटिंग के लिए, रिसर्च के लिए एंड मेनी अदर टास्क। ठीक है। तो एआई के तो और भी टूल है, यहाँ पर जो आपसे बात करी गई है वो चैट जीपीटी के बारे में करी गई है। तो बेटा यहाँ पर हिस्ट्री आपसे पूछेगा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 1950 से स्टार्ट करेंगे, एलन ट्यूरिंग से स्टार्ट करेंगे। 1950 ट्यूरिंग टेस्ट भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है। देन 1956 में एआई का बर्थ हुआ। फिर अर्ली प्रोग्राम आए, यहाँ पर ये रूल और लॉजिक रीजनिंग पर बेस्ड प्रोग्राम थे। देन एक्सपर्ट सिस्टम आ गए, तो यहाँ पर आपको माइसिन ये याद रखना है एक्सपर्ट सिस्टम का। फिर एआई विंटर आया कि वहां पर जो है जो जैसा सोच रहे थे साइंटिस्ट वैसा नहीं हो पाया, उतना ग्रो नहीं कर पाया एआई। देन उसके बाद यहां पर मशीन लर्निंग ग्रोथ आ गई 1990 से 2000 तक। देन उसके बाद यहां पर एक इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना है, जो आईबीएम का डीप ब्लू था, उसने वर्ल्ड चेस चैंपियन को डिफीट किया था। देन उसके बाद डीप लर्निंग आ गई। डीप लर्निंग में क्या आ गया आपका? जीपीयू वगैरह आ गए, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स आ गई यहां पर। ठीक है। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल आ गए। ठीक है ना। फिर उसके बाद जनरेटिव एआई, देन उसके बाद लास्ट में आप चैट जीपीटी तक इसकी हिस्ट्री बताएंगे। नाउ अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात तो हो गई। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड
नेचुरल इंटेलिजेंस। नेचुरल इंटेलिजेंस किसकी? जो ह्यूमन की होती है, और जो ह्यूमन ने क्रिएट करी है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? बुद्धि तो होता है ना, बुद्धि है ना भाई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। तो देखो यहां पर कुछ पॉइंट्स, यहां लिखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहां पर लिखा हमने नेचुरल इंटेलिजेंस, या फिर उसको बोल सकते हो ह्यूमन इंटेलिजेंस। क्या बोल सकते हो? ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो क्रिएटेड बाय, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने क्रिएट करी है? ये तो ह्यूमन ने क्रिएट करी है, मशीन के थ्रू या प्रोग्राम के थ्रू। ये तो नेचर ने क्रिएट, ये कौन क्रिएट करता है? नेचर। ह्यूमंस और एनिमल्स। कुछ है भाई, बुद्धि तो इंसान के पास ज्यादा होती है, लेकिन कुछ एनिमल्स भी होते हैं जिनके पास बुद्धि होती है। अब किसी के पास बुद्धि ज्यादा होती है, किसी के पास इंटेलिजेंस कम होती है, अलग अलग लेवल इंटेलिजेंस का होता है। ऐसी जो आपके एआई टूल्स है, किसी की इंटेलिजेंस ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। नाउ तो लर्निंग की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे लर्न करता है? डेटा से लर्न करता है, एल्गोरिदम से लर्न करता है। इसके लिए एल्गोरिदम इसको दिए जाते हैं, डेटा इसको दिया जाता है, तो वहां से लर्न करता है, अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। फ्रॉम एक्सपीरियंस, यहां पर जो नेचुरल इंटेलिजेंस है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, वो तो एक्सपीरियंस आती है, इमोशन से आती है, ठीक है ना। स्पीड की बात करें तो इसका रेस्पॉन्स काफी फास्ट होता है, वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट होता है। ये स्लो होता है लेकिन क्रिएटिव होता है। आज में भी क्या है लिमिटेशन, कि जितना क्रिएटिव ह्यूमन हो सकता है उतना क्रिएटिव ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इमोशन, इसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती है, इसमें इमोशंस होते हैं, ठीक है ना। एडेप्टेबिलिटी लिमिटेड होती है, ये हाईली एडेप्टेबल होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, यहां पर लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, कि टाइप्स ऑफ एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कितने टाइप्स होते हैं? तो बेटा यहां पर आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू हाउ ब्रॉड एंड पावरफुल, कि जो एआई है वो कितना पावरफुल है। एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना पावरफुल है, उसके बेसिस पे इसके तीन टाइप हो सकते हैं, तीन कैटेगरी हैं। फर्स्ट वन इज नैरो एआई, सेकंड वन इज जनरल एआई एंड द थर्ड वन इज सुपर एआई। तो यहां पर मैं आपको देखो समझाता हूं कि नैरो एआई का मतलब है कि वो एक पर्टिकुलर टास्क, स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया है। जैसे गूगल मैप है, तो गूगल मैप क्या करेगा? गूगल मैप तो केवल आपको रूट ही, बेस्ट रूट ही रिकमेंड करेगा ना। अगर आप उससे बोलो खाना बनाने के लिए, तो खाना तो नहीं बनाएगा। आप जैसे कि नेटफ्लिक्स है, तो वो आपको आपकी वॉच हिस्ट्री के आधार पे मूवीज तो रिकमेंड कर सकता है, इसके अलावा बाकी काम तो नहीं करेगा। ऐसा तो है नहीं कि जो आपका नेटफ्लिक्स है वो रूट को सजेस्ट कर रहा है, या गूगल मैप जो है वो आपको मूवी रिकमेंड कर रहा है। तो यानी कि कुछ एआई जो होती है वो पर्टिकुलर टास्क के लिए, स्पेसिफिक टास्क के लिए ही बनाई जाती है, और उसी टास्क को वो परफॉर्म कर सकता है, उसके अलावा और कोई टास्क नहीं परफॉर्म कर सकता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका जनरल एआई। जनरल एआई का मतलब है कि जिस तरह से इंसान है, इंसान जैसे पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, कार चला सकता है, खाना बना सकता है, तो ये जनरल कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। अपनी बुद्धि के हिसाब से, इंटेलिजेंट के हिसाब से वो कई काम कर सकता है। लेकिन तो जब उसको बोलेंगे जनरल एआई, ऐसा एआई जो ह्यूमन की तरह बहुत सारे काम कर सके, जनरली काम कर सके, तो उसको हम जनरल एआई कहते हैं। और ये अभी 100 अभी क्या है ना, हाइपोथेटिकल कैटेगरी में आता है। सुपर एआई का मतलब है कि ऐसे एआई कि जो इंसान से भी ज्यादा फास्ट वे में, बेटर वे में, है ना, काम कर सके। जो इंसान नहीं कर सकता वो काम भी अगर ये करने लग जाएगा एआई, तो उसको कहेंगे हम सुपर एआई। बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, अभी कोई एग्जिस्टेंस इसका नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है, ठीक है ना। एलन ट्यूरिंग 1950 में सोचो, बोला था क्या मशीन इंसानों की तरह सोच सकती है? तो तब किसी ने सोचा होगा कि इस तरह से जो है चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई, ये सब आ जाएंगे, लेकिन आ चुके हैं, ठीक है ना। तो सुपर एआई जब आ जाएगा, अभी भी आप देख सकते हैं कि एआई से दुनिया घबराई हुई है, जब सुपर एआई आ जाएगा तब क्या हालात पैदा होंगे, ठीक है ना। तो वही चीज यहां पर लिखी गई है बेटा, नैरो एआई। नैरो एआई का मतलब है इसका तो इसका आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है ना, स्पेसिफिक टास्क या लिमिटेड सेट ऑफ टास्क के लिए बनाया जाता है। जैसे गूगल मैप हो गया, ये केवल रूट को ही क्या कर सकता है, प्रेडिक्ट कर सकता है, ट्रैफिक को। फेस रिकॉग्निशन हो गया, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, केवल ये क्या कर सकता है, आपको कंटेंट रिकमेंड कर सकता है, वीडियो रिकमेंड कर सकता है। स्पैम फिल्टर क्या कर सकता है, अनवांटेड ईमेल को डिटेक्ट कर सकता है। चेस एआई ये चेस को ही प्ले कर सकता है, इसके अलावा जनरल काम नहीं कर सकता है। जैसे यहां पर लिखा है सपोज एन एआई, एक ऐसा एआई है इज डेवलप्ड ओनली टू आइडेंटिफाई द कैट। एक ऐसा एआई बनाया है जो कैट और डॉग में अंतर बता सकता है। इट में बिकम एक्सट्रीमली एक्यूरेट एट दिस टास्क। अगर आपने सिखा दिया उसको ये डॉग है, ये कैट है, तो वो बता ही देगा, है ना। आपने बहुत सारी इमेज दे दी डॉग की, उसको बहुत सारी इमेज कैट की दे दी, तो उसको कैट में डॉग में डिफरेंस समझ में आ गया। अब आप उसके सामने लाकर रखेंगे कैट को और डॉग को, तो पहचान ही लेगा इसमें से कौन डॉग है कौन इसमें कैट है,
ठीक है ना। लेकिन बट इट कैन नॉट ऑटोमेटिकली, आप वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ कैट और डॉग को ही तो पहचान सकता है, क्योंकि पर्टिकुलरली आपने उसको उसी के लिए डेवलप किया है। अब उससे आप कहो कि मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए, कार ड्राइव करने के लिए, प्रोग्राम लिखने के लिए, खाना बनाने के लिए, तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। नाउ दूसरा आता है आपका आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि इमेजिन करो कि एक ऐसा एआई है सिस्टम में जो क्या कर सकता है, मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकता है, प्रोग्राम लिख सकता है, स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, व्हीकल को ड्राइव कर सकता है। इसका मतलब वो जनरल एआई का एग्जांपल है, जरूरत के हिसाब से वो मतलब सारे काम ये कर सकता है। करंट स्टेटस की बात करें तो ट्रू ह्यूमन लेवल एजीआई डज नॉट करंटली हैव अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, मतलब अभी भी करंट, ये हाइपोथेटिकली है। अब ये जो है बेटा, ये क्या है, जो आपका ये वाला है, ये तो एग्जिस्ट करते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नैरो एआई, क्योंकि ये स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए गए हैं, ये तो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अभी भी जो जनरल एआई है, जैसे चैट जीपीटी वगैरह, ये सब किस में आते हैं, ये जनरल एआई में ही आते हैं, लेकिन ये अभी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सुपर एआई। सुपर एआई का मतलब है सुपर एआई इज हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ एआई हुज इंटेलिजेंट वुड सरपास ह्यूमन इंटेलिजेंस। जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी इंटेलिजेंस जो है ह्यूमन की इंटेलिजेंस को सरपास कर जाए, ऐसी एआई जिसकी इंटेलिजेंस का जो लेवल है वो ह्यूमन से ज्यादा हो जाएगा, तो वो कहलाएगी आपकी सुपर एआई। इट वुड पोटेंशियली बी बेटर देन ह्यूमन एट प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर के, है ना, उससे ज्यादा अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को उससे अच्छे से लर्न कर पाएगा, साइंटिफिक रिसर्च कर पाएगा, रीजनिंग कर पाएगा, डिसीजन मेकिंग, सारे काम करेगा ह्यूमन इंटेलिजेंस के लेवल से भी ज्यादा लेवल पे, है ना। करंट स्टेटस क्या है, सुपर एआई डज नॉट करंटली एग्जिस्ट, इट इज थ्योरेटिकल, ये फ्यूचर कॉन्सेप्ट है। सुपर एआई जो है फ्यूचर कॉन्सेप्ट है, आने वाले टाइम में आप सुपर एआई को देख रहे होंगे, ठीक है ना। चलिएगा, तो ये 3 टाइप की है बेटा, ये आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि नैरो एआई, ठीक है, जनरल एआई और सुपर एआई। फिर से रिपीट करूं, नैरो एआई में क्या होता है, ये स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जनरल एआई है, जनरल एआई ह्यूमन की तरह, जैसे ह्यूमन बहुत सारे काम कर सकता है, इसी तरह जनरल एआई भी बहुत सारे काम कर सकता है, बट अभी भी हाइपोथेटिकल है। सुपर एआई बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, फ्यूचर कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आपको क्या है ना, क्लास एक्टिविटी, ये आपके सिलेबस मेंशन है, आपको स्टूडेंट्स लिस्ट 5 एआई टूल, आपको अपने 5, आप कई सारे कितने एआई टूल्स यूज कर रहे होंगे आप, अभी आपको पता होगा, आपको 5 एआई टूल्स नोट डाउन करने हैं। कितने? 5 एआई टूल्स जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स है, वो नोट डाउन करने हैं। उनका आपको देखना है कि जो एवरीडे आप डेली यूज करते हैं, चैट जीपीटी यूज करते हैं, क्लॉड यूज करते हैं, जेमिनाई, तो 5 एआई टूल आपको पता होने चाहिए और आप उनको डेली लाइफ में यूज करना सीखें, अपने को एफिशिएंट बनाने के लिए, काम को जल्दी करने के लिए, ठीक है ना। आपको ये 5 एआई टूल्स पता होने चाहिए और अपनी ब्रांच के हिसाब से आप उनको यूज करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे सिविल के लिए एआई, इन स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सीएस, बीटी, अपनी ब्रांच के हिसाब से आप जो है उसको जो है एआई टूल्स को इफेक्टिवली यूज करना देखें। अब यहाँ पर जो यूनिट नंबर 1 के अंदर टॉपिक पढ़े हैं, तो ये क्वेश्चन देखो, आपको अब समझ आ जाना चाहिए, आंसर आप कर सकते हैं। डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव्स, ये हम पढ़ चुके हैं। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद सुटेबल एग्जांपल्स हमने समझा दिए। ट्यूरिंग टेस्ट आपको पता होना चाहिए, जो कि एलन ट्यूरिंग ने प्रपोज किया था, उसका क्या मतलब होता है। आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए किसकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, फ्रॉम एलन ट्यूरिंग टू चैट जीपीटी। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस, जो 1956 में हुई थी, जब इसका जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था एआई का। लास्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द नैरो एआई, जनरल एआई एंड सुपर एआई विद सुटेबल एग्जांपल। तो एग्जांपल से आपको ये चीज यहां पर समझा दी गई है, टाइप्स ऑफ एआई के बारे में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ये थोड़ा सा लेंथी लेक्चर है, बाकी लेक्चर्स थोड़े से आपके छोटे होने वाले हैं, ठीक है ना। चलिएगा, तो यहां पर बेटा आप देख सकते हैं आज के इस लेक्चर में हमने ये टॉपिक कवर कर लिया है, ठीक है ना। ये वाला टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये टॉपिक कवर करेंगे, छोटा सा लेक्चर होने वाला है कि एआई वर्सेस मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग, कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है। ये छोटा सा टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, बहुत ही छोटा सा लेक्चर होने वाला है। इसी तरह से ये फिर हम लेक्चर वाइज करते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।